एलआईसी म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया गया है जो कि एलआईसी कंजम्पशन फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 31 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर 2025 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसकी रीओपन की डेट की बात करें तो ये 25 नवंबर से रीओपन हो जाएगा और आप उसके बाद भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बेसिकली ये फंड एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है, तो उसके अंदर इसी थीम से रिलेटेड कंपनियों के अंदर ही आपका निवेश रहने वाला है, जो कि आपकी कंजम्पशन से जुड़े सेक्टर और इससे जुड़े शेयर और थीमेटिक स्कीम के अंदर ही आपका प्रॉपर इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। अब जानते हैं इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। भारत आबादी के हिसाब से एक बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन के साथ है, जिस वजह से यहाँ के कंज्यूमर की तादाद भी बहुत बड़ी संख्या में है और जैसे जैसे यहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है वह धीरे धीरे नॉन लग्जरी आइटम से लग्जरी आइटम की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं कि इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि भारत के अंदर लग्जरी कारें 6 से 7 हर घंटे सेल होती है। वहीं अगर लग्जरी घरों की बात करें तो यहाँ पर हर रोज़ के 30 घर लग्जरी सेल होते हैं, जिनकी अगर वैल्यू की बात करें तो 4 करोड़ रुपए से ऊपर की ही वैल्यू है। वहीं अगर पैसेंजर की बात करें तो 6 लाख से ज़्यादा डेली पैसेंजर इंडियन एयरवेज के अंदर सफ़र करते हैं। वहीं 5 से 6 लाख डेली मोबाइल सेल होते हैं और यूपीआई ट्रांजैक्शन की बात करें तो 90,000 करोड़ से ज़्यादा की डेली ट्रांजैक्शन होती है। वहीं अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो 580 मिलियन गीगाबिट डेटा डेली यूज़ होता है इंडिया के अंदर। वहीं अगर आप देखेंगे तो 49,000 टू व्हीलर डेली सेल होते हैं यहाँ पर। और अगर गोल्ड की बात करें तो 2024 के अंदर 5,68,000 किलोग्राम का गोल्ड यहाँ पर सेल हुआ है। तो आपको ये सभी बातें देखकर अभी तक समझ आ चुका होगा कि इंडिया कितनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। वहीं जहाँ कुछ लोग भारत को डेड इकोनॉमी कह रहे थे, उनके भी सारे भ्रम दूर हो गए होंगे। जो हाल ही का डेटा है कि दिवाली के अंदर केवल 5 दिनों के अंदर ही इतना ज़्यादा बिजनेस हुआ है जितना कि काफ़ी सारे देशों का पूरे साल का बजट भी नहीं है। और अगर यूपीआई और डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन आज की डेट में भारत के अंदर ही होती है। तो आप इन सभी बातों को देखकर समझ सकते हैं कि भारत एक कितनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट है और इसे दुनिया में कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है। अगर जीडीपी के अंदर इसकी हिस्सेदारी देखें तो जहां 2023 के अंदर 1.93 ट्रिलियन की हिस्सेदारी थी, वहीं 2024 के अंदर इसकी हिस्सेदारी देखें तो 2.1 ट्रिलियन की थी और 2025 के अंदर अभी तक की इसकी हिस्सेदारी 2.3 ट्रिलियन की है। वहीं 2030 तक इसकी हिस्सेदारी बढ़ने की है, जो कि 3.87 ट्रिलियन तक होने की पूरी संभावना है। तो आप देख सकते हैं कि इस थीम और इस सेक्टर के अंदर आगे फ्यूचर में भी ग्रोथ हो की पूरी संभावना है और यह ग्रोथ लगातार जारी रहने की पूरी उम्मीद है। अगर कंजम्पशन की हिस्सेदारी देखें तो अलग अलग सेक्टरों के अंदर अलग अलग हिस्सेदारी है। अगर एफएमसीजी के अंदर देखेंगे तो उसकी 27.4% की हिस्सेदारी है। वहीं ऑटो के अंदर 28.8% की हिस्सेदारी है। कंज्यूमर सर्विसेज के अंदर 14.8% की हिस्सेदारी है। टेलीकॉम के अंदर 9.9% की हिस्सेदारी है। कंज्यूमर ड्यूरेबल के अंदर 10.1% की हिस्सेदारी है। हेल्थ के अंदर 4.6% की हिस्सेदारी है। पावर के अंदर 3.5% की हिस्सेदारी है। सर्विसेज के अंदर 3.5% की हिस्सेदारी है और रियल्टी के अंदर 1.93% की हिस्सेदारी है। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वह कंजम्पशन सेक्टर के ऊपर खर्च होता है। और वहीं अगर आप पास्ट रिटर्न में देखेंगे तो निफ्टी 50 ने 13% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं निफ्टी 500 ने 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और निफ्टी इंडिया कंजम्पशन ने 19% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर 5 साल के सिनेरियो में देखें तो जहां निफ्टी 50 ने 21% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, वहीं निफ्टी 500 ने 25% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और निफ्टी इंडिया कंजम्पशन ने 27% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर 7 साल के सिनेरियो के अंदर देखें तो निफ्टी 50 ने 22% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं निफ्टी 500 ने 24% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और निफ्टी कंजम्पशन ने 24% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर 10 साल के सिनेरियो के अंदर देखें तो निफ्टी 50 ने 20% ज़्यादा का रिटर्न दिया है, निफ्टी 500 ने 21% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और निफ्टी कंजम्पशन ने 21% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो यह कुछ पास्ट में परफॉर्मेंस रहा है
बट पास्ट परफॉर्मेंस की फ्यूचर में मिलने की कोई गारंटी नहीं है, बट ये इसके आसपास हो सकता है। बात करें स्कीम डिटेल की, तो यह फंड एक ओपन एंडेड स्कीम रहने वाली है, तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। साथ ही साथ ये एक थीमेटिक कैटेगरी की स्कीम है, तो उसके अंदर आपका रिस्क भी हाई रहने वाला है। तो यदि अगर आप बिगनर इन्वेस्टर हैं तो आप थीमेटिक फंड से दूरी ही बना के चले, बट अगर आप मेच्योर इन्वेस्टर हैं तो अपने पोर्टफोलियो का कुछ पोर्शन आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। वहीं बात करें इसके एसेट एलोकेशन की, तो उसके अंदर इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर 80 से लेकर 100% तक इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। वहीं इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड अदर इंस्ट्रूमेंट और कंपनी के अंदर 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वहीं डेब्ट और मनी मार्केट के अंदर भी इसके अंदर 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और यूनिट ऑफ रेट्स के अंदर भी इसके अंदर 10% तक का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। वहीं बात करें इसके फंड मैनेजर की, तो ये 2 फंड मैनेजर के द्वारा फंड मैनेज किया जाएगा। पहले हैं मिस्टर सुमित भटनागर और दूसरे हैं मिस्टर करण जोशी के द्वारा फंड मैनेज होने वाला है। वहीं अगर इसका इंडेक्स देखें तो इसका जो इंडेक्स रहने वाला है निफ्टी इंडिया कंजम्पशन टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। इस फंड के अंदर आप डायरेक्ट और रेगुलर दोनों ही मोड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इसके अंदर आप एसआईपी और लमसम दोनों ही तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एसआईपी के अंदर आप डेली एसआईपी 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और मंथली एसआईपी 200 रुपये और क्वार्टरली आप 1000 रुपये से अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें इस फंड के ऊपर लगने वाले एग्जिट लोड की, तो यदि अगर आप अपने पैसे को 90 दिन से पहले विड्रॉ करेंगे तो इसके ऊपर आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा, और अगर 90 दिन के बाद विड्रॉ करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं अगर आप 12% तक विड्रॉ करेंगे तो भी इसके अंदर आपको किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। वहीं दोस्तों, अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें, और आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो ही आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।